Hello friends, welcome to English Study Point. Today I am starting with New Criticism Literary Theory Part 2. So in this video I am telling you about two writers of New Criticism. First I.A. Richards and second Kenneth Brooks. So first of all I am telling you that I.A. Richards has written 4 books. So first is Meaning of Meaning. It is combinedly written by I.A. Richards along with C.K. Ogden. Second book he has written is Principles of Literary Criticism. Third book he written was Practical Criticism, a study of literary judgment. Fourth book he written was Philosophy of Rhetoric Concepts. Now, we are starting. I.A. Richards first used the term practical criticism. In 1929, he gave poems to his students without giving them any information. As students, I have told you in previous video that in 1929 I.A. रिचर्ड्स ने जो पोएम दी थी, बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट करने को बोला था जिसमें I.A. रिचर्ड्स ने पोएम दी थी एंड उन्होंने उस पोएम के बारे में बच्चों को कुछ नहीं बताया कि ये पोएम किसने लिखी है और कब लिखी गई थी. सो he gave poem to his students without giving them any information about who wrote them when they were written. He said that all the students came up with different interpretations. And फिर जब बच्चे पोएम्स को एनालाइज कर लेकर आए I.A. रिचर्ड्स के पास, तो I.A. रिचर्ड्स बताते हैं कि सब बच्चों के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस थे. उन्होंने अलग अलग वे से उस पोएम को एनालाइज किया. He said that all the students came up with different interpretations of the same poem because the students have no preconceived notion about the author, historic background. Therefore, they were able to concentrate words in page. मतलब हर स्टूडेंट्स के अलग अलग डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस थे क्योंकि बच्चों को कोई प्री कंसीव नोशन पहले से नहीं दिया गया था. मतलब ना तो ऑथर के बारे में बताया गया था, ना हिस्टोरिक बैकग्राउंड दिया गया था. सिर्फ और सिर्फ उन्हें बोला था कि वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को पोएम है एनालाइज करके लानी है. सो नेक्स्ट इज़ जो I.A. रिचर्ड्स है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. सो ही हैज़ गिवन 2 concepts. First of all, first concept is 4 kinds of meaning. And 4 kinds of meaning जो है, ये एक कॉन्सेप्ट दिया था I.A. रिचर्ड्स ने और ये जिस बुक में दिया गया था उस बुक का नाम है फ्रॉम बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. ठीक है, और जिसके अंदर 4 kinds of meaning बताए थे. सबसे पहले बोला था सेंस, देन बोला था फीलिंग, एंड थर्ड वन इज़ टोन, फोर्थ इज़ इंटेंशन. सो द ब्लेंड ऑफ दीज गेव रीडर अ काइंड ऑफ टोटल मीनिंग. एंड उन्होंने बोला कि जब इन चारों को मिला दिया जाए तो एक तरह का टोटल मीनिंग पाया जाएगा. सो सेंस का मतलब उन्होंने बोला वट एवर वी स्पीक टू अवर लिसनर्स. सेंस का मतलब ये है कि जो भी हम लिसनर्स को, जो भी हम बोल रहे हैं तो उससे लिसनर्स कितना अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कितना ग्रैब करते हैं, उसको उन्होंने सेंस बताया था. देन उन्होंने बोला फीलिंग, कि लिसनर्स का एटीट्यूड क्या रहा जब उन्होंने स्पीकर्स को सुना. लिसनर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स व्हाट स्पीकर कन्वेड. सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया. The subject we are talking about what is the feeling of listener. And इसमें feeling में ये बताया गया है कि the subject we are talking about what is the feeling of listener. जो भी मतलब स्पीकर जिस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो उसे जानकर लिसनर की क्या फीलिंग रही. And then third one is tone, to choose our words to audience level of understanding. इस तरह से वर्ड्स को चुनना, मतलब जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो उस तरह से चूज़ करना वर्ड्स को ताकि जो ऑडियंस है सामने वाली अंडरस्टैंड कर सके. तो इसे उन्होंने टोन बोला. इंटेंशन,
तो स्पीकर स्पीक्स फॉर अ पर्पस। अब जो है स्पीकर किसी न किसी पर्पस के साथ बोलता है, तो उसका लिसनर पे क्या इम्प्रेशन रहा, क्या इम्प्रेशन पड़ा, कैसा इम्प्रेशन पड़ा, इसे उन्होंने इंटेंशन बोला। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज। पहला, साइंटिफिक लैंग्वेज, अ लैंग्वेज इन विच देर इज़ यूज़ ऑफ फैक्ट्स। अब जो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है उसमें फैक्ट्स यानी तथ्यों का यूज़ होता है। हियर रिचर्ड्स रेफर्स टू रियल वर्ल्ड एंड मेक स्टेटमेंट्स आइदर ट्रू और फॉल्स। इसमें रिचर्ड्स ने साइंटिफिक लैंग्वेज से ये डिनोट किया है, रियल वर्ल्ड की लैंग्वेज को साइंटिफिक लैंग्वेज बोला है, एंड मेक स्टेटमेंट्स आइदर ट्रू और फॉल्स। सेकेंड इज़ इमोटिव लैंग्वेज। इमोटिव लैंग्वेज इज़ स्पेसिफिकली यूज्ड इन पोएट्री। ये जो लैंग्वेज है ये पोएट्री में यूज़ की जाती है। इट प्रोड्यूसेस एन इमोशनल इफ़ेक्ट, एंड इस लैंग्वेज को यूज़ करके एक इमोशनल इफ़ेक्ट आता है, एंड सर्टेन एटीट्यूड्स टू दोज टू हुम इट इज़ एड्रेस्ड। जब भी इमोटिव लैंग्वेज का यूज़ होता है तब एक तरह का रीडर के मन में इमोशनल इफ़ेक्ट आता है, एंड वो कोई ना कोई उस पोएम को पढ़कर एटीट्यूड को डेवलप करता है। सो व्हेन I.A. Richards conducted his famous experiment with poem and his students, which is जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि जब I.A. रिचर्ड्स ने एक प्रैक्टिकल कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को पोएम दी थी और उन्होंने बोला था कि इसे अपने वे से इंटरप्रेट करना, विदाउट उनको बोले कि ये किसने लिखी है, बिना ऑथर और किस टाइम पे लिखी गई है। तो सिर्फ उन्होंने बोला था कि ये जो है पोएम को एनालाइज करके लाना है, बिना उस पोएम की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिए। सो Richard was astonished by poor quality of his students, their stock response based on readers' belief or feeling. एंड जो रिचर्ड के पास जब वो स्टूडेंट्स पोएम पर डिफरेंट अपने इंटरप्रिटेशंस लेकर आए तो रिचर्ड्स बिल्कुल शॉक हो गए थे जब उन्होंने उस पोएम के रिस्पॉन्सेस स्टूडेंट्स से सुने। सो सेकेंड, I am telling you about Kenneth Brooke, and he has written 5 books, and the name of the book is Well Brought On. It studies in the structure of poetry, and this book's title is taken from John Donne's Canonization. Second book is Understanding Poetry, and third book is Modern Poetry and the Tradition. Fourth book is Language of Paradox. Fifth book is Keats Selvan Historian, History Without Footnotes, Analyze Ode to the Grecian Urn. Now, he has given 2 kinds of concepts. First, I am talking about paradox. So, paradox क्या होता है? It is a language of poetry. Paradox जो होती है एक पोएट्री की लैंग्वेज होती है। It means when 2 opposite meanings are being talked about in a sentence, कि इसका मतलब होता है कि एक ही सेंटेंस के अंदर 2 अपोजिट मीनिंग्स का होना, विच इज़ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ आई ऑलवेज़ लाई, सो ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं अपने बारे में ही बोल रही हूँ कि मैं झूठ बोलती हूँ। सेकेंड, I am illustrating this by giving 2 examples. First, of William Wordsworth poem Westminster Bridge. Speaker is appreciating the beauty of industrialized London, and in this he is using paradox. He is appreciating the industrialized London. In real sense he is critiquing, but he is appreciating the beauty of industrialized London, just as he appreciate the beauty of any natural phenomena, because according to speaker London is a part of nature and was built by men who himself is a part of nature. Second, John Donne's poem Canonization. Speaker is describing his physical love as saintly. In Canonization poem जो है उसमें स्पीकर जो है अपने प्यार को
एज अ स्पिरिचुअल वे में रिप्रेजेंट कर रहा है कि डू नॉट इंडल्ज योर सेल्फ इन फिज़िकल लव, कि अपने आप को मतलब जब भी प्यार करते हो तो उसे एज अ स्पिरिचुअल वे में देखो प्यार को, नॉट एज अ फिज़िकल लव। सो पैराडॉक्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। ये जो पैराडॉक्स है ये पोइट्री की एक लैंग्वेज है। ये क्या करती है, विच मेक पोएम और टेक्स्ट मोर ब्यूटीफुल। ये पोएम और टेक्स्ट को बहुत ब्यूटीफुल बना देती है पैराडॉक्स। इस आर एस क्रेन ने ऐसे लिखा था क्रिटिकल मॉनिज्म ऑफ क्लिनेथ ब्रुक। उसमें इन्होंने आर एस क्रेन ने बोला कि ही आर्ग्यूज क्लिनेथ ब्रुक, आर एस क्रेन जो है आर्ग्यू करते हैं कि क्लिनेथ ब्रुक हैं उन्होंने फोकस ज़्यादा किया है पैराडॉक्स पे। और पैराडॉक्स क्या है, पैराडॉक्स इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री, कि ये जो पैराडॉक्स है ये एक पोएट्री की स्ट्रक्चर है जो पोएम को ब्यूटीफुल बनाती है और उसके साथ साथ और कई तरह के मीनिंग भी क्रिएट कर देती है। सेकंड जो है उन्होंने बोला मतलब क्लिनेथ ब्रुक ने कॉन्सेप्ट दिया हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये उन्होंने अपनी बुक्स मतलब फ्रॉम बुक वेल रोट अर्न से दिया कॉन्सेप्ट के। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज जो कॉन्सेप्ट है ये बुक वेल रोट अर्न से लिया गया है। हेरेसी इज़ नॉट गुड। ये जो हेरेसी है ये किसी भी काम के लिए अच्छा नहीं है। हेरेसी का मतलब होता है कमिटिंग अ एरर, कि मतलब एरर कमिट करना। व्हेन पैराफ्रेजिंग इट इज़ अ हेरेसी। अगर हम किसी भी पोएम को एनालाइज करते हैं और एनालाइज ना करके हम उसको पैराफ्रेज कर देते हैं, समराइज फॉर्म में कर देते हैं, तो उसे हेरेसी बोला जाता है। और ये बहुत गलत है, ये एक तरह की मिस्टेक है और ये पोएम के साथ इनजस्टिस है, क्योंकि इससे जो क्या होता है, जो वर्क असली वर्क है उसकी वैल्यू जो है लॉस्ट हो जाती है। तो विद समराइजिंग कंटेंट या फॉर्म, जब भी हम किसी कंटेंट को समराइज़ या फिर किसी कंटेंट की फॉर्म या फिर उसके सब्जेक्ट मैटर को समराइज़ करते हैं तो उसका जो ड्रामेटिक या फिर इमोशनल इफ़ेक्ट है वो गायब हो जाता है। इसलिए हमें ये हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज ये एरर कभी भी पोएम के अंदर नहीं कमिट करना चाहिए।